देखा वो वहीं से तो मैंने अपना फेसबुक खोल लिया ना। आपका पेज चला है। हो गया वो कॉपी 3 ये रहा लिंक। इसके नीचे कुछ लिखोगे तो पोस्ट हाँ हाँ तो देख नमस्कार मित्रों, आज बड़ा ही सुखद अवसर है जब ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा, जो कि मारवा स्टूडियो का एक उपक्रम है, हर साल मारवा स्टूडियो बहुत बड़े स्तर पे लिटरेरी फेस्टिवल्स का आयोजन करते आ रहे हैं और ये इनका 5वां वर्ष है। पिछले वर्ष वहाँ पर जाकर के मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिला था, पर इस साल आपको पता ही है सारी दुनिया में अघोषित बंदी चल रही है, सब बंद है। सत्यपाल चावला जी आ गए हैं भाई, बहुत बहुत आपका नमस्कार, बहुत अभिनंदन आपका। मंजू शर्मा जी भी आ गई हैं। 8 बजे से ये कार्यक्रम रखा गया है, मैंने 1-2 मिनट पहले ही लॉगिन कर लिया ताकि कुछ मित्रों से मुलाकात हो जाए, उनको मैं कम से कम नमस्कार कर सकूं। राजीव सिंह जी भी आ गए हैं। राजीव जी बहुत बड़े अफसर हैं उत्तर प्रदेश में और वहाँ के चीफ केमिस्ट हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, साहित्य सृजक हैं और निरंतर कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। आनंद मोहन झा भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। झा जी अपने अनुज हैं, छोटे भाई हैं और बड़े ही साहित्य अनुरागी हैं। नमस्कार सतपाल चावला जी, बहुत खुशी हुई आपको देखकर, आप बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मीनाक्षी आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और अनेक अवसरों पे उनके साथ मुझे यात्रा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप महाराष्ट्र में साहित्यकारों में शुमार की जाती हैं। आशा कुमारी जी पटना से जुड़ गई हैं। मगध महिला कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, वहाँ पे आप हिंदी पढ़ाती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सुशीला तिवारी जी भी मुंबई से जुड़ गई हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं। सुशीला जी भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और साहित्य के प्रति उनका जो रुझान है, निष्ठा है, वो भी अभूतपूर्व है। मित्रों, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल मारवा स्टूडियो का एक उपक्रम है। बहुत ही बड़े संस्थान के रूप में मारवा स्टूडियो को जाना जाता है और मारवा स्टूडियो ने सिर्फ व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सुशील भारती जी और डॉक्टर विवेक गौतम
जी का ये प्रयास है कि आज मैं इस मंच पे आप सबके समक्ष लाइव हूँ। हमारे साथ हितेश शर्मा जो पूरे भारत का भ्रमण और पहाड़ों की यात्रा में भाई हितेश का कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो कार्यक्रम हो जाएगा। मंजू शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार। अजय श्री जी बहुत बहुत नमस्कार। वंदना भदानी भी जुड़ गई हैं, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। बस 7-8 मिनट से कार्यक्रम को शुरू करेंगे, तब तक कुछ मित्र जुड़ जाएं तो ज़्यादा आनंद आएगा। वंदना जी देख रही हैं, मंजू शर्मा जी देख रही हैं, अजय श्री जी देख रहे हैं, आशा जी, बहुत सारे मित्र हैं। मैं ये कह रहा था कि इस मंच पे मुझे आकर हमेशा बहुत प्रसन्नता होती है। और भाई विवेक गौतम जी जुड़ गए हैं। विवेक जी नमस्कार, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मंच पे ना आ जाए मैं कर सकता हूँ। रागिनी यादव जी भी आ गई हैं, रागिनी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। आज का ये जो लाइव आने का उपक्रम है, ये कुछ कविताओं पे बात होगी, कुछ कविताएं मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मज़ा तो तब आता है जब आमने सामने बैठकर सुनाई जाए। कहें मैं कुछ पूछूं, उसकी तो बात ही निराली होती है। पर आज का जो समय है जिसमें हम सब न चाह कर के भी अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, ऐसी एक विपदा हम सब पे आन पड़ी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बजरंगबली से प्रार्थना है कि सबको जल्दी से जल्दी इस संकट से दूर करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सारी दुनिया को आज कम से कम बजरंगबली को याद करना चाहिए, और तो कोई सहारा है नहीं हमारे पास। हमारे मित्र रूपचंद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। रूपचंद जी भारत के एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। शिप्रा जी भी हमारे साथ जर्मनी से जुड़ गई हैं, वहाँ पे आप हिंदी शिक्षण का काम कर रही हैं। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा वहाँ निष्पादित किया जा रहा है। खाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय सुशील भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धन्यवाद सुशील जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज कि आज सुशील भारती जी और मारवा स्टूडियो के निदेशक संदीप मारवा जी के आमंत्रण पर मैं इस मंच पे हूँ। रमा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, सत्या शर्मा, कीर्ति जी भी जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, बिहार से हैं, आजकल रांची में रहती हैं और खूब ज़बरदस्त लिखती हैं। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और इतने सारे मित्र समय निकालकर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। जैसा कि सुशील जी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा बहुत अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में लोगों को परिचित कराएं और उसके बाद कुछ कविताओं का समय, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसी परिकल्पना की गई है उस पर मैं अपने आप को ठीक सिद्ध कर पाऊँ। भाई गिरीश चावला जी रंगमंच के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े मंचों पे अपनी कला से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। राहुल भट्टाचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। सुशील भारती जी को पुनः नमस्कार। मित्रों चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि आज के समय में कब कितने लोग साथ होते हैं और कब कौन साथ छोड़कर चला जाए कहना मुश्किल होता है। इसलिए जितनी भी संख्या हो उसको संतोषजनक मान करके अपनी बात को शुरू कर देनी चाहिए। साहित्यिक यात्राओं के बारे में, अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में कि मैंने कैसे साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया, तो ये एक बड़ा ही रोचक विषय है। मेरा अपना निजी व्यवसाय है। हम लोग ऑटो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और फाइनेंस के बिज़नेस में पिछले लगभग 23-24 साल से दिल्ली में हम लोग कार्यरत हैं। शालीमार बाग दिल्ली में हमारा कार्यालय है। होता क्या था कि जब अपने फाइनेंस के काम से फुर्सत मिलती थी, क्योंकि ज़्यादा काम 5-10 मिनट का जो निर्णय लेने का काम था वही मैं करता हूँ, बाकी अपने जो ऑफिस में बाकी हमारे सहयोगी लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो लोग उसको निष्पादित करते रहते हैं। तो खाली समय में मैं सोचता था क्या करूँ। तो पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। चूँकि बिहार में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, मैंने स्कूल की पढ़ाई बिहार से की है, इसलिए
रुझान बहुत रहा, और एक जो बहुत बड़ी बात रही कि पटना में हमारा घर जो है, अब तो घर है नहीं, था कहना पड़ेगा, वो दिनकर जी के घर के सामने था। तो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलते ही 50 मीटर की दूरी पे दिनकर जी का घर हो और उनके आसपास रहने वाले लोगों पे साहित्य का प्रभाव ना हो, या वो व्यक्ति कविता ना लिखे, तो फिर ये समझ कि उन्होंने दिनकर को पढ़ा नहीं या समझा नहीं। तो कहीं ना कहीं दिनकर जी का वो प्रभाव, मैं तो उस समय बहुत ही छोटा रहूँगा, मैंने तो दिनकर जी को देखा भी नहीं है, लेकिन उनके घर को देख देख करके मैं आश्चर्यचकित होता था। स्कूल में दिनकर पढ़ाए जाते थे तो मैं कहता था मेरे घर के सामने रहते हैं, ये बड़ी अद्भुत बात थी। और उसका एक अमिट छाप मेरे मन मस्तिष्क पे हमेशा से पड़ा रहा, और उस ख्याति को पटना से साहित्यिक पृष्ठभूमि के लोग बहुत आए हैं, से मगध से, तो शायद जो गुण है वो मुझ में भी आ गया और मैं थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने लग गया। तो मैं जैसा कि मैं बता के बाद पहले मैं पढ़ने लगा, नहीं चला। हुआ क्या कि लिखते लिखते कब कविता बन गई मुझे ये भी पता नहीं चला। अब कविता कैसे बनी, ये यात्रा बड़ी अच्छी है। दिल्ली में एक वरिष्ठ पत्रकार रहते हैं, आदरणीय हरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो MSME मंत्रालय में आजकल डायरेक्टर पब्लिसिटी हैं। उन्होंने कहा ये क्या लिखते रहते हो तुम अपनी डायरी पे? तो मैंने कहा सर वैसे कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ लेते हैं। इस चीज़ को उन्होंने देखना शुरू किया और कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी कविताएं हैं। अब मुझे नहीं पता था कि कविताएं हैं या नहीं हैं, पर उन्होंने कह दिया अच्छी हैं, और चूँकि वो भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित विद्वान, हिंदी विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, बड़े पत्रकार के रूप में, तो मैंने कहा चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। बस वो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं लिखता गया। और हरेंद्र जी पहले मिले, उसके बाद भाई विवेक गौतम मिल गए मुझे, जिन्होंने बहुत सारे मंचों पे मुझे आमंत्रित किया। पता नहीं मेरी कविताएं कैसी थी, कच्ची पक्की, अधपकी, अपरिपक्व, अब मैं कह नहीं सकता कैसी रही होंगी, पर अपने मित्रों ने मेरी मनोभावनाओं को समझा, मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अवसर प्रदान करना शुरू किया। इस बीच बहुत सारे और लोग, उमापति दीक्षित जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है उमापति जी। अर्चना जी जुड़ गई हैं, विवेक जी, चंद्रशेखर आश्री जी को नमस्कार, और भी बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। चूँकि इस पर कुछ देर से नोटिफिकेशंस आते हैं तो लगातार उसको पढ़कर बताना ज़रा कठिन हो जाता है, पर बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। मित्रों, ऐसे ही मैंने फिर अपनी साहित्यिक यात्रा को शुरू किया, और हरेंद्र जी के ही कहने पे मैंने एक साहित्यिक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम विश्व हिंदी साहित्य परिषद उन्होंने ही रखा था। और आज विश्व हिंदी साहित्य परिषद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश विदेश में हमने अनेक के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं, खास करके नए लोगों को, नवोदित लोगों को मंच से जोड़ने का काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और इसी उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया। 2012 में हमने 11 में आधुनिक साहित्य के नाम से एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो मेरे ख्याल से मेरे साहित्यिक यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। और मैं ठीक से कभी बन पाया कि नहीं बन पाया, पर लोगों की रचनाओं को पढ़कर, जांच कर लोग कहने लगे तुम संपादक हो गए हो। तो मैंने कहा कि चलो भाई अगर ऐसा है तो ठीक है। मैंने स्वीकार कर लिया सहजता से। जिन लोगों ने जब जो आशीर्वाद दिया मैंने उसे स्वीकार किया। और आधुनिक साहित्य पत्रिका भी आज समाज में एक ज़रूरी पत्रिका के रूप में जानी जाती है। हमने अभी तक लगभग 900 नए रचनाकारों को आधुनिक साहित्य के माध्यम से, सिर्फ देश के ही नहीं अपितु विश्व भर के रचनाकारों को हमने इसमें स्थान दिया है। और इस तरह से एक अनवरत यात्रा पे हम निकल पड़े हैं, जिसे हम अपनी साहित्यिक यात्रा कह सकते हैं। चलिए, ये एक छोटा सा परिचय मैंने 10 मिनट का आप लोगों के सामने रखा, और मैं कोशिश करता हूँ कि विवेक जी कह रहे हैं परिपक्व और प्रभावशाली। अब ये तो विवेक जी समय ही इसका निर्धारण करता है कि कौन कितना परिपक्व और कितना प्रभावशाली सिद्ध हुआ। पर ये ठीक है कि आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से मुझे मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। भाई राकेश गंभीर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, मंजू शर्मा जी भी हैं, सुशील भारती जी। मित्रों, आइए फिर कुछ बातें सीधे सीधे कविताओं के माध्यम से करते हैं, क्योंकि मुख्य ही है
मैं कुछ ऐसी कविताएं आपके बीच में रखूंगा जो सामान्यतः जिन विषयों को लोग छूते नहीं हैं। भारतीय संस्कृति पे मैं कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह की संस्कृति से हम जूझ रहे हैं और किस तरह की संस्कृति। उसके बाद एक दो और कुछ कविताएं, अलग तेवर की कविताएं मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक दो वो कविताएं जो फेसबुक पे भी पोस्ट मैंने किया है और लोगों को पसंद आई है, उनमें से भी एक दो कुछ कविताएं मैं कोशिश करूँगा सुना पाऊँ। पता नहीं कितना समय होता है, पर आज जो सबसे पहली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस कविता का शीर्षक है कितने डरे हुए हैं हम। मित्रों, हम कैसे डरे हैं, किन किन चीज़ों से डरे हैं, थोड़ा सा नमूना इस कविता के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूँ कि कितने डरे हुए हैं हम, कितने डरे हुए हैं हम जैसे धड़ से कटे पेड़। कितने डरे हुए हैं हम जैसे धड़ से कटे हुए पेड़। रुदन में हंसी, हंसी में छुपाए रुदन। रुदन में हंसी, हंसी में छुपाए रुदन। फिर लौट रहे हैं उसी अंधेरी गुफा की ओर। फिर लौट रहे हैं उसी अंधेरी गुफा की ओर, उस अनंत संगीत की ओर। अधनंगे अधमरे सर पीले हम, कितने डरे हुए हैं हम। अधनंगे अधमरे सर पीले हम, कितने। सड़कों पर अब दौड़ा नहीं जाता, इन वृद्ध सड़कों पर अब दौड़ा नहीं जाता। पहिए के नीचे दबे शहर में सब बिकाऊ है। पहिए के नीचे दबे शहर में सब बिकाऊ है। स्तित्व, पौरुष, ईमान, धर्म, सिंह, लोमड़ी, सियार, कर्म। सच कितने डरे हुए हैं। स्तित्व, पौरुष, ईमान, धर्म, सिंह, लोमड़ी, सियार, कर्म। सच कितने डरे हुए हैं हम। आज मैंने एक गिरगिट को फिर मार दिया। आज मैंने एक गिरगिट को फिर मार दिया। लील रहा था मनुष्यता का रंग। आज मैंने एक गिरगिट को फिर मार दिया। लील रहा था मनुष्यता का रंग, भारतीयता का रंग। पर आप भयभीत न हो, पर आप भयभीत न हो। इतिहास के खिलाड़ी हर मोड़ पर खड़े हैं। इतिहास के खिलाड़ी हर मोड़ पर खड़े हैं। सुनहरे सूरज, इतिहास के खिलाड़ी हर मोड़ पर खड़े हैं। सुनहरे सूरज को काला लिखने के लिए और उस पर हस्ताक्षर करने वाले, और उस पर हस्ताक्षर करने वाले बनकर सेकुलर, और उस पर हस्ताक्षर करने वाले बनकर सेकुलर कतार में खड़े हैं, हाथ बांधे, सर झुकाए, जैसे आप और हम। सचमुच कितने डरे हुए हैं हम। सचमुच कितने डरे हुए हैं हम, जैसे धड़ से कटे हुए कोई पेड़। तो मित्रों, ये कविता मैंने इसलिए सुनाई कि आज हम अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपनी साहित्य से इस कदर कटते जा रहे हैं और इस कदर डरते जा रहे हैं, जैसे अपने साहित्य पे चलना, अपनी भाषा का प्रयोग करना कोई भय की बात हो, कोई लज्जा की बात हो। मैं सबको एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक अपनी भाषा संस्कृति पे आप गर्व नहीं करेंगे, तब तक आप एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते, विकासशील ही रहेंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सब अपनी भाषा पे गर्व करें, अपनी संस्कृति पे गर्व करें। इसी बीच हमारे मुन्ना कुमार संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। आप बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े सशक्त कवि हैं, आपका भी अभिनंदन है मुन्ना जी। इसी तरह की एक और रचना मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि आदमी किस तरह से बदलता है और आदमी की यात्रा कैसे चलती है। एक कार्यक्रम में मैंने इस कविता का पाठ किया था, विवेक जी भी वहाँ उपस्थित थे और कुछ लोगों ने इसकी सराहना की थी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस कविता को आप सबके सामने एक बार फिर रखूँ कि एक इंसानी भगवान का जन्म कैसे होता है। कविता का शीर्षक है इंसानी भगवान का जन्म। जब आंसू बड़े हो जाते हैं, यानी जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है, जब आंसू बड़े हो जाते हैं तो क्या पत्थर भगवान बन जाते हैं? जब आंसू बड़े हो जाते हैं तो क्या पत्थर भगवान बन जाते हैं? तुम्हें पता है, सदियों ज्वालामुखी में जलकर बूंद बूंद करके पिघलता है
टपकता है, जमता है, तब एक मुट्ठी मिट्टी पत्थर बनता है। तब एक मुट्ठी मिट्टी पत्थर बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि वह पत्थर उस धरा पर किसी गुफा में या फिर किसी रेगिस्तान में सिर्फ पत्थर ही रहता है, मौन, और सिर्फ मौन पत्थर। सिर्फ पत्थर ही रहता है, मौन और सिर्फ मौन पत्थर, तब तक जब तक कोई इंसान उसे छू नहीं देता। छू नहीं देता, पत्थर पत्थर ही रहता है, मौन। जानते हो इंसान का हाथ, जानते हो इंसान का हाथ हमेशा ठीक नहीं होता और हमेशा खराब भी नहीं होता। जानते हो इंसान का हाथ हमेशा ठीक नहीं होता और हमेशा खराब भी नहीं होता। हमारी हथेलियों से रिश्ता पसीना वास्तव में पत्थर का हत्यारा होता है। हमारी हथेलियों से रिश्ता पसीना वास्तव में पत्थर का हत्यारा होता है। जब इंसानी उंगली उसे छू लेती है, काट देती है, तराश देती है, कर देती है पत्थर की हत्या, तब होता है इंसान के हाथों एक भगवान का जन्म। तब होता है इंसान के हाथों एक भगवान का जन्म। और फिर वही आदमी उसी के दर पर, और फिर वही आदमी उसी के दर पर सर पटकता है और कहता है, तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? और फिर वही आदमी उसी के दर पर सर पटकता है और कहता है, तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? वह तो पत्थर है, वो मौन रहता है। पर वो तो पत्थर है, वह मौन रहता है, पुराने पत्थर की तरह, पुराने पत्थर की तरह। लेकिन आदमी उस मौन धर्म के लिए पत्थर चलाता है। लेकिन आदमी उस मौन धर्म के लिए पत्थर चलाता है और कर देता है उस आदमी की हत्या। लेकिन आदमी उस मौन धर्म के लिए पत्थर चलाता है और कर देता है उस आदमी की हत्या। फिर वही आदमी निकलता है, विडंबना देखिए कि फिर वही आदमी निकलता है भगवान की तलाश में। फिर वही आदमी निकलता है भगवान की तलाश में, और पत्थर के ही किसी गुफे में, और पत्थर के ही किसी गुफे में खुद को मौन कर देता है सदियों तक। और पत्थर के ही किसी गुफे में खुद को मौन कर देता है सदियों तक। जब उसके आंसू सूख जाते हैं, जम जाते हैं, और स्वयं वो हो जाता है एक पत्थर, आदमी से पत्थर, आदमी से पत्थर। मित्रों, ये आदमी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अद्भुत आविष्कार है इस सृष्टि में, जो पत्थर को खोज से लेकर के पत्थर तक में ही अपने आप को सीमित रख रहा है। और उसी पत्थर के इस्तेमाल से आप देख रहे हैं आजकल राजनीति में किस तरह के परिप्रेक्ष्य को बदला मौके सार्थक कार्यों में भी पत्थर चलाने की परंपरा चल पड़ी है, क्योंकि आदमी उसी पत्थर से हत्या कर देता है जिससे वह भगवान गढ़ता है। इस तरह की कविताएं, चूँकि मैं शुरू से थोड़ा वैचारिक कविताएं ही लिखता रहा हूँ। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयोग किया है, अब आपने प्रतीक भी इसको कहा और भावना भी इसमें है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा लिखा हुआ सफल हो गया। मैं कुछ छोटी छोटी 2-3 कविताएं सुनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कितना समय बचता है, तो आगे की बात और भी करेंगे। और 1-2 कुछ ऐसी कविताएं भी सुनाऊंगा कि सबका मन थोड़ा सा हल्का भी हो जाए, थोड़ा मुस्कुराना भी लोग सीख जाएं, भूले नहीं। मित्रों, एक कविता आपको सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है अखबार। अखबार से क्या संवाद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी, आपकी तालियों से मेरा हौसला बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि तालियों की आवाज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खून पीने से, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अखबार और खून पीने से कागज़ ने मना कर दिया। और खून पीने से कागज़ ने मना कर दिया। इतने मरे कितने मरे, इतने मरे कितने मरे, इसने लूटा उसने लूटा, उसकी इज्जत गई उसकी बाल बाल बच गई, उसकी इज्जत गई उसकी बाल बाल बच गई। काला घोटाला, काला घोटाला, दंगा हड़ताल ताला,
काला, घोटाला, मसाला, वोट बैंक, संसद, दंगा, हड़ताल से लिखे गए शब्द जब दिखाई नहीं देने लगे, स्याही से लिखे शब्द दिखाई नहीं देने लगे, यह खबर खुद जब अखबार को लगी, यह खबर खुद जब अखबार को लगी, तो उसने रूंधे गले से कहा, संपादक महोदय। तो उसने, अखबार ने रूंधे गले से कहा, संपादक महोदय, कल नागार्जुन की एक कविता, प्रेमचंद की एक कहानी और तुलसी की कुछ चौपाइयाँ छाप देना। संपादक महोदय, कल नागार्जुन की एक कविता, प्रेमचंद की एक कहानी और तुलसी की कुछ चौपाइयाँ छाप देना। कभी कभी मुझे भी तो अखबार पढ़ने का मन करता है, कभी कभी मुझे भी तो अखबार पढ़ने का मन करता है। मित्रों, अखबार आजकल किस तरह की चीज़ों से भरा होता है आपको पता है, और मैंने अखबार में और किन चीज़ों की परिकल्पना की है। अखबार से अखबार की बातचीत, विवेक जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अखबार अपने संपादक से क्या अनुग्रह कर रहा है, क्या विनय कर रहा है। आज ज़रूरी है कि अखबार की भावना को भी, समाचार का मतलब सिर्फ सनसनी नहीं होता, समाचार का मतलब होता है सूचना देना, वो भी पूरी करुणा के साथ, पूरी मानवीयता के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ। आज जो मीडिया का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। और सुशील भारती जी और आदरणीय संदीप मारवाह जी, आप लोगों के कंधे पे तो बहुत बड़ा कार्य है, आप तो इन चीज़ों के महारथी हैं, बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। पत्रकारिता से संवेदनशीलता मरनी नहीं चाहिए। मैं इसी कड़ी में एक दो और छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं। पहले मैंने सुनाया आपको अखबार, अब सुनिए समाचार। देखिए मित्रों, समाचार की हालत कैसी हो गई है। समाचार से जुड़े हुए लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए अपनी बात कह रहा हूं कि कभी दांत पीसकर, आजकल आप देखते होंगे किस तरह का वातावरण है समाचार की दुनिया में, चैनलों पे। कभी दांत पीसकर, कभी दांत निपोर कर, कभी दांत पीसकर, कभी दांत निपोर कर, तैश में ईमानदारी का दिखावा करते हुए, तैश में ईमानदारी का दिखावा करते हुए, छोटे बड़े नस्ल के फ्लैट स्क्रीन से, छोटे बड़े नस्ल के फ्लैट, जब घर घर घुस, जब बेवजह किसी के भौंकने की आवाज आने लगे, वजह बेवजह किसी के भौंकने की आवाज आने लगे, तो समझ लेना प्राइम टाइम शुरू हो गया है, समाचार आ रहा है। प्राइम टाइम शुरू हो गया है, समाचार आ रहा है। मित्रों, समाचार की ऐसी दुर्गति पहले हमने कभी नहीं सुनी। आदरणीय शंभू धनराज जी मॉरिशस से जुड़ गए हैं, भाई हमारे सुशील भारती जी, मोनिका जायसवाल मेरी बहन भी जुड़ गई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल समाचार जब भी हम टीवी चैनल खोलते हैं और कोई डिबेट हो रहा होता है तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है। इसीलिए मैंने भौंकने शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि भौंकते समय कोई भी कुत्ता, क्षमा कीजिएगा मैं किसी मीडिया कर्मी को नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखता। मैं बड़े कड़वे शब्द कह रहा हूँ, लेकिन आज की सच्चाई है, समाचार का मतलब है संवेदना। उस संवेदना को मरने नहीं देना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि मैं भी एक संपादक के रूप में, बहुत छोटे संपादक के रूप में जाना जाता हूँ, इसलिए मैं इसके मूलभूत सिद्धांतों को इस छोटे से मंच के माध्यम से जो भी 25-50 लोग मुझे देख रहे हैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। इन संवेदनाओं को न मरने दें। मित्रों, इसी कड़ी में एक दो और छोटी छोटी कविताएँ सुनाता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारे पास कितना समय बचता है। एक मुझे कविता बहुत पसंद है, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कविता। पहले आपने अखबार देखा, फिर आपने समाचार देखा, अब सांसद देख लीजिए, विधायक देख लीजिए। सांसद विधायक कविता का छोटा सा शीर्षक है और बहुत छोटी सी कविता है कि आँखों का पानी, आँखों का पानी, हजारों लीटर पानी, आँखों का पानी यानी आंसू, आँखों का पानी, हजारों लीटर पानी, कुर्सी की चाह और सियासत के दबाव को सहते झेलते, कुर्सी की चाह और सियासत के दबाव को सहते झेलते जब सूख जाता है, जब सूख जाता है, तब एक अधेड़ बेशर्म के रूप में, तब एक अधेड़
बेशर्म के रूप में जो हारी हुई काया चुनाव जीतकर, तब एक अधेड़ बेशर्म के रूप में जो हारी हुई काया चुनाव जीतकर हमारे सामने आती है, वह भारत में सांसद या विधायक कहलाता है। वो हारी हुई काया जो अपने सारे मनोभावों को, सारे विचारधाराओं को, सारे परिपाटियों को, सारे परंपराओं को और सारे समाज के सकारात्मक पक्ष को को कहीं छोड़ आते हैं, और इस प्रकार जब वो किसी चुनाव को जीत के आते हैं तब वो सांसद या विधायक भारत में कहलाते हैं। मित्रों, ये सब मैं कविताएं इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे इस तरह की कविताएं लिखना बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों से संदेश जाए, और व्यवस्था में, मीडिया में संपादकों की जिम्मेवारी, क्योंकि भारत का नीति नियंता अंततः यही 3-4 लोग होते हैं, और मीडिया तो खास करके हमारा चौथा स्तंभ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो संवेदनशील रहे। चलिए अब इसको एक ज़रा सकारात्मक पक्ष में ले जाते हैं, पर मैं देश प्रेम से, राष्ट्रीयता के भावना से अभी हट नहीं रहा हूँ। इसके बाद 1-2 कविताएं सुनाऊँगा। एक कविता मुझे बहुत पसंद है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है रंग। मैं छोड़ना चाहता हूँ कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए। मधु शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील भारती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब मेरा समर्थन कर रहे हैं, धन्यवाद अंशु जी। कविता के साथ इस रंग, कविता के इस रंग को देखिए ज़रा, कि मैं छोड़ना चाहता हूँ कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए। मैं छोड़ना चाहता हूँ कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए। जीना चाहता हूँ एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत में। जीना चाहता हूँ एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत में। मिटाना चाहता हूँ भूख और लाचारी के रंग को। मिटाना चाहता हूँ भूख और लाचारी के रंग को, भ्रष्टाचार और लूट के रंग को, आदमी के गिरगिटिया रंग को, और राजनीति के लोभी मन को। और राजनीति के लोभी मन को क्या कोई मेरे साथ आएगा? क्या कोई मेरे साथ आएगा? या रंगों में बटा यह देश, या रंगों में बटा यह देश मुझे भी दे देगा कोई रंग। या रंगों में बटा यह देश मुझे भी दे देगा कोई रंग और लगा देगा ठिकाने। और रंगों में बटा देश मुझे भी दे देगा कोई रंग और लगा देगा ठिकाने। पर मुझे उम्मीद है मैं ठिकाने नहीं लगाया जाऊंगा, पर मुझे उम्मीद है रंगों का यह खेल अब थक चुका है। पर मुझे उम्मीद है रंगों का यह खेल थक चुका है, हार चुका है, देश जाग चुका है। देश जाग चुका है। आओ सभी रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाएं। आओ सभी रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाएं। भारत बनाएं, भारत बचाएं। भारत बनाएं, भारत बचाएं। मित्रों, मेरी ये बड़ी मनोकामना है कि भारत में जिस तरह की रंगों की राजनीति चलती रहती है, उससे इस देश की जनता को, आने वाली पीढ़ियों को छुटकारा मिले, और एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत में हम लोग स्थिरता के साथ अपने जीवन का यापन करें। इस भूमि पे राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, सब इसी बात को लेकर चले थे, और मैं चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार भी इसी तरह की बातों को आगे बढ़ाए और रंगों में ना बांटे समाज को। इसी सिलसिले में एक और कविता, मेरे ख्याल से अभी समय 8:30 का हुआ है, और मेरे विवेक जी मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत तेज़ी से पढ़ते हो। अब क्या है कि संपादन का काम कर कर के आदत पड़ गई है जल्दी जल्दी काम करने की, तो मैं बहुत धीरे कविता पढ़ ही नहीं पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो स्पीड है, अपनी जो वेग है, उसको ज़रा कम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाना पड़ेगा, मेरी ये परिकल्पना है, तभी भारत की परिकल्पना सार्थक होगी। भारत भूमि में हमेशा से अनेक रंग रहे हैं, और उसको शाश्वत करने की जिम्मेवारी हम सब की है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। एक और कविता मुझे बहुत पसंद है, आज मैं अपनी पसंद की 2-4 बढ़ाओ इसका वॉल्यूम थोड़ा। फुल कर दो वॉल्यूम।
जी जी जी, चलिए। कविता का शीर्षक है मेरे अंदर का पेड़। अब देखिए, मेरे अंदर का पेड़, क्या किसी व्यक्ति के अंदर पेड़ होता है? लेकिन एक कवि तो है, कवि तो कल्पना ही करने के लिए जाना जाता है, और वो कल्पना जो कोई ना कर सके वो तो कवि का काम है करना। शैलेंद्र शैल जी को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शैलेंद्र शैल जी भी जुड़ गए हैं। युवा अवस्था में ऐसा ही होता है। विवेक जी, आप हमेशा युवा कहते हैं मुझे। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं अभी भी युवा हूँ, और सचमुच मैं युवा हूँ, इसमें कोई शक भी नहीं है। और आपका आशीर्वाद बना रहे मुझ पे। उषा रानी राव जी बेंगलोर से जुड़ गई हैं, बहुत बड़ी शिक्षाविद है, बहुत अच्छी कवित्री हैं बेंगलोर से। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो लीजिए, एक कविता और प्रस्तुत है, मेरे अंदर का पेड़। अब मेरे अंदर कैसे पेड़ उगा है, ज़रा इसको देखिए। क्या कल्पना है मेरी कि मेरे अंदर एक पेड़ उगाया है, मेरे अंदर एक पेड़ उगाया है, और ये अंदर ही अंदर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे अंदर एक पेड़ उगाया है और ये अंदर ही अंदर बढ़ता चला जा रहा है। मेरी नसें जड़ों में बदल चुकी हैं, मेरी नसें जड़ों में बदल चुकी हैं, और फाड़ कर निकल जाना चाहती हैं मेरे तलवे से, और फाड़ कर निकल जाना चाहती हैं मेरे तलवे से, जुड़ जाना चाहती हैं अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से और अपनी संस्कृति से। मेरी नसें जड़ों में बदल चुकी हैं और फाड़ कर निकल जाना चाहती हैं मेरे तलवे से, जुड़ जाना चाहती हैं अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से और अपनी संस्कृति से। मेरे हाथ बनकर शाखाएं, मेरे हाथ बनकर शाखाएं समेट लेना चाहते हैं उलझे बिखरे पत्तों को। मेरे हाथ बनकर शाखाएं समेट लेना चाहते हैं उलझे बिखरे पत्तों को, अपनों को। पत्ते पेड़ के ही होते हैं, इसलिए बड़े अपने होते हैं। उलझे बिखरे पत्तों को, अपनों को, और मैं उस पर उगने वाले फल बीज, और मैं उस पर उगने वाले फल बीज बांट देना चाहता हूँ, और मैं उस पर उगने वाले फल बीज बांट देना चाहता हूँ वाली पीढ़ियों में। और मैं उस पर उगने वाले फल बीज बांट देना चाहता हूँ आने वाली पीढ़ियों में, ताकि उनके अंदर भी एक पेड़ उग जाए, ताकि उनके अंदर भी एक पेड़ उग जाए अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपने देश का, हिंदी का। ताकि उनके अंदर भी एक पेड़ उग जाए अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, हिंद का और हिंदी का। मेरे भीतर, मेरे माथे से एक पेड़, मेरे माथे में एक पेड़ उगाया है, और वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, और वह धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। मित्रों, क्या करूं, साहित्य, संस्कृति और भाषा में मैं ऐसा धंसा हूं कि मैं इससे बाहर निकलना भी नहीं चाहता, और चाहता हूं कि इस जीवन में साहित्य, संस्कृति और भाषा की प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा तो बहुत है, लेकिन नई पीढ़ी में उसकी प्रतिष्ठा के लिए, भविष्य में उसकी प्रतिष्ठा के लिए, कई बड़े पत्रकारों के मुंह से मैंने सुना है 2050 में हिंदी नहीं होगी। अरे 2050 में वो नहीं होंगे, हिंदी होगी, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं, विवेक गौतम जैसे लोग हैं, मीनाक्षी जोशी जैसी लोग हैं, संदीप मारवा जैसे लोग हैं, सुशील भारती जैसे लोग हैं, आशीष मिश्रा जैसे लोग हैं, लंदन से जुड़ गए हैं। जब ऐसे लोग हैं तो 2050 में नहीं, 3050 में, 4050 में, 5050 में भी हिंदी होगी, और पूरी ताकत के साथ होगी। इसलिए जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, नकारात्मक बातों से लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उनसे बड़ी घृणा सी होती है। चलिए ज़रा अब इस माहौल को बदलते हैं, क्योंकि थोड़ा समय है, 2-4-5 मिनट और कविताएं सुनाता हूँ। उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो उसका मैं उत्तर दूंगा। अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील जी बहुत, सोनेश तरवे नमस्कार। मित्रों, एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे पंगा लेने की आदत है, चुलहबाजी करने से मैं रुकता नहीं हूँ। इसलिए कई लोग पहले तो मुझे कहते थे कि ये प्रेम का कवि है, सिर्फ प्रेम पे कविताएं लिखता है, पर आजकल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उम्र अब ऐसी रही नहीं कि प्रेम किया जाए और प्रेम पे कविताएं लिखा जाए। लेकिन एक कवि हमेशा जवान रहता है, जैसा विवेक गौतम कहते हैं, तो मैंने प्रेम पे कविताएं लिखनी छोड़ी नहीं।
एक बड़ी छोटी सी कविता है कि डिजिटल प्रेम, शीर्षक देखिए डिजिटल प्रेम। मैं आजकल के शब्दावली के अनुसार कुछ एक दो कविताएं चाहूँगा कि आप लोगों को सुनाऊं। कि तुम अपना पैन नंबर मेरे आधार से लिंक कर दो, कि तुम अपना पैन नंबर मेरे आधार से लिंक कर दो, ताकि तेरे मेरे डिजिटल इश्क का खाता सरकार की नज़र में वैध हो जाए, ताकि तेरे मेरे इश्क का खाता सरकार की नज़र में वैध हो जाए। तुम अपना पैन नंबर मेरे आधार के साथ लिंक कर दो। तो जो भी प्रेम करता है, मैं कहता हूँ कि भैया जो तुम्हारी आधार भूमि है उससे उसका करा लो, तभी सरकार की नज़र में वैध प्रेम होगा। अवैध चीज़ों का तो आपको पता ही है भारत में क्या दुर्गति होती है। पर ये एक डिजिटल प्रेम का मैंने छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के सामने रखी, और एक दो और छोटी छोटी कविताएं प्रेम पे मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। एक छोटी सी मैंने मारवा स्टूडियो में एक कविता सुनाई थी पिछले वर्ष, और वहाँ जो लोग जुड़े हुए थे, जो लोग बैठे हुए थे, उनको बहुत पसंद आई थी। वो 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता है कि तुम कहती हो तुम्हें बारिश पसंद है। कविता का शीर्षक है तुम्हें पसंद है। अब उसे देखिए क्या क्या पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विवेक गौतम जी डिजिटल प्रेम के लिए। डिजिटल ज़माना है आजकल, जूम पे झूम के आना होता है आजकल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती मीनाक्षी जी। कविता सुनिए कि तुम कहती हो तुम्हें बारिश पसंद है, लेकिन जब बारिश होती है तो तुम छतरी खोल लेती हो। कि तुम कहती हो तुम्हें बारिश पसंद है, लेकिन जब बारिश होती है तो तुम छतरी खोल लेती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवा पसंद है, लेकिन जब हवा चलती है तो तुम खिड़कियां बंद कर देती हो। लेकिन जब हवा चलती है तो तुम खिड़कियां बंद कर देती हो। तुम कहती हो तुम्हें सूरज पसंद है, तुम कहती हो तुम्हें सूरज पसंद है, लेकिन जब सूरज चमकता है तो तुम छाया ढूंढती हो। लेकिन जब सूरज चमकता है तो तुम छाया ढूंढती हो। इसलिए मुझे तुमसे डर लगता है, इसलिए मुझे तुमसे डर लगता है, जब तुम कहती हो मुझे तुम पसंद हो। मित्रों, बड़ा कठिन होता है ये कहना कि किसी प्रेमिका को क्या पसंद है और कब तक वो अपने पसंद पे कायम रहेंगी। इसीलिए जब वो कहती हैं कि मुझे तुम पसंद हो तो मैं बहुत डर जाता हूँ। आशीष भाई बहुत बहुत स्वागत। आप इंग्लैंड के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि के रूप में आजकल बहुत ही चर्चित हो रहे हैं, और हमारे साथ अभी आने वाले कार्यक्रमों में भी आप जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कवि सम्मेलन में हमने आपको आमंत्रित किया है, उस दिन आपको सुनेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। सुशील भारती जी बहुत 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 धन्यवाद। अगर मेरे एक भी शब्द से आप लोगों को आनंद आया हो तो मेरे लिए तो आज इस प्लेटफॉर्म पे आना, इस मंच पे आना सार्थक हो गया। चलिए प्रेम से जुड़ी एक और कविता सुनाता हूँ। ज़रा माहौल को हल्का फुल्का ही रखते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रेम का PDF देखिए, किसी प्रेम का PDF कैसे बनता है। ओपन फाइल नहीं है। ओपन फाइल में तो उठापटक फेरबदल एडिटिंग हो सकती है, पर PDF में नहीं हो सकती। तो प्रेम का PDF कैसा है ये देखिए ज़रा। कि हर दिन गिरने वाली सुबह की ओस की तरह, हर दिन गिरने वाली सुबह की ओस की तरह, या फिर ठंड से अलसाई सुबह के धुंध की तरह नहीं है मेरा प्यार, या फिर ठंड से अलसाई सुबह के धुंध की तरह नहीं है मेरा प्यार, जो धूप निकलते ही अदृश्य हो जाए, जो धूप निकलते ही अदृश्य हो जाए। हर दिन गिरने वाली सुबह की ओस की तरह, या फिर ठंड की अलसाई सुबह के धुंध की तरह नहीं है मेरा प्यार, जो धूप निकलते ही अदृश्य हो जाए। यदि समय स्थिर रह सकता, यदि समय स्थिर रह सकता तो मैं इसे यहाँ पर फ्रिज कर देता। फ्रिज अंग्रेजी का शब्द। यदि समय स्थिर रहता तो मैं इसे यहाँ फ्रिज कर देता, और तुम्हें हमेशा के लिए अपने प्रेम पाश में कर लेता सेव, और तुम्हें हमेशा के लिए अपने प्रेम पाश में कर लेता शेव।
जब भी तुम अपनी आंखें खोलो, सूरज, जब भी तुम अपनी आंखें खोलो तो तपते प्रेम से चमकता हुआ सूरज तुम्हारी आंखों से उगे। जब भी तुम अपनी आंखें खोलो तो तपते प्रेम से चमकता हुआ सूरज तुम्हारी आंखों से उगे। और जब भी तुम अपनी आंखें मूंद कर कोई प्रेम गीत गुनगुनाओ तो पूर्णिमा के चांद की शीतलता मेरी आंखों में उतर जाए। और जब भी तुम अपनी आंखें मूंद कर कोई प्रेम गीत गुनगुनाओ तो पूर्णिमा के चांद की शीतलता मेरी आंखों में उतर जाए। और तुम मुझसे कहो इस प्रेम के फाइल को कोई नया नाम दे दो। इस प्रेम के फाइल को कोई नया नाम देकर सेव कर लो। इस प्रेम के फाइल को कोई नया नाम देकर सेव कर लो ताकि मैं बना सकूं इस फाइल का PDF, प्रेम का PDF। धन्यवाद मित्रों। नीति राठौर जी भी जुड़ गई हैं। बनना बहुत ज़रूरी है कि एक बार उस पर जो अंकित हो जाता है वो न बदला जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आशा कर रहा था कि मेरे बहुत सारे अभिन्न मित्र और कुछ परिवार के लोग भी, कुछ विदेश में मेरे दोस्त हैं, वो लोग भी जुड़ेंगे, पर उन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है। मेरे दूसरे फ़ोन पे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग लोग देखने में सफल रहेंगे। सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से 15 मिनट का समय बचा है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात कविता की वर्तमान स्थिति पे भी होनी चाहिए, या फिर एक आधा कविता अगर आप लोग कहें तो मैं एक आध कविता और सुना सकता हूँ। जिस कविता के लिए कुछ लोगों ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, मैं वो कविता एक सुना करके कुछ बातें आप लोगों से लूँगा। प्रेम का PDF आपको पसंद आया अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अलंकार लगाते हो। कविता तो भैया अलंकारित चीज़ें हैं, शब्दों का अलंकरण ही कविता है। एक कविता मैंने लिखी, बहुत सारे लोग उससे बहुत मुझ पे नाराज हुए, अनफ्रेंड भी कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो कविता आप लोगों को मैं ज़रूर सुनाऊँ। कविता का शीर्षक था लाइव लाइफ। अरे बोलोगे कोई प्रॉब्लम है? लाइफ लाइफ। इसको उलट पलट के कैसे भी देखिए। फेसबुक पर पोस्ट किया हुआ है मैंने आपका। कविता मैंने देखिए, लाइव शब्द का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है, कि किस कदर मैंने लाइफ और लाइव शब्द का प्रयोग किया है। बहुत सारे मित्र इसको पढ़ भी चुके हैं, लेकिन चूँकि इसके कारण मुझे 20-30 लोगों ने अनफ्रेंड कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनफ्रेंड जिन लोगों ने मुझे किया है उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर दूँ इस कविता के माध्यम से फिर से। अगर वो कहीं सुन रहे हो तो इसमें कविता लिखी है मैंने, इसको कविता की भावना से ही लेना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं। लाइव 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 लाइव, बस लाइव लाइव लाइव। मैं भी लाइव तू भी लाइव, मैं भी लाइव तू भी लाइव। कविता लाइव, कहानी लाइव, गज़ल लाइव, गीत लाइव, साहित्य लाइव, संस्कृति लाइव, दान धर्म राम रामायण सब लाइव। घर बार परिवार संसार सब लाइव, घर बार परिवार संसार सब लाइव। लोक लाइव, लोकार्पण लाइव, लोक लाइव, लोकार्पण लाइव। ये लाइव वो लाइव, ये लाइव वो लाइव, कौन लाइव, कब लाइव, क्या लाइव, कितना लाइव, जायज़ लाइव, नाजायज़ लाइव, सच्चा लाइव, झूठा लाइव, बच्चा लाइव, बुढ़ा लाइव, सच्चा लाइव, झूठा लाइव, सार्थक लाइव, निरर्थक लाइव, गूगल लाइव, फेसबुक लाइव, सुन लाइव, चुन लाइव, सुन लाइव, चुन लाइव। मैं ये सोच ही रहा था और क्या क्या हो सकता है लाइव। मैं ये सोच ही रहा था, तभी उसने मुझसे पूछा, तभी उसने मुझसे पूछा कल, तभी उसने मुझसे कहा मैं कल आ रहा हूँ लाइव, तभी उसने मुझसे कहा मैं कल आ रहा हूँ लाइव। तुम कब रहोगे लाइव, तुम कब रहोगे लाइव। इस जवाब दिया, जब तक रखेगा ईश्वर लाइफ,
जब तक रखेगा ईश्वर लाइफ, मैं रहूँगा अलाइव लाइक। तो मित्रों, लाइव का जो आजकल खेल चल रहा है उसके भी कई सार्थक पक्ष हैं। इसके नकारात्मक पक्षों को न लें, या मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। लाइव ही रहिए, बिल्कुल मैं लाइव ही रहूँगा, अलाइव ही रहूँगा, और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तो आप लोगों से मुलाकात बिल्कुल फिजिकली भी होगी। आभासी दुनिया से तो हो ही रही है, पर फिजिकली भी हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। इस बीच अगर, जैसा कि सुशील जी ने कहा था कि कुछ अगर कोई मित्र कोई प्रश्न करना चाहे समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में, या आपके मन में और कोई सामाजिक, कोई आर्थिक और किसी भी विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आपको सार्थक उत्तर दूँ। जब तक कोई मेरे पास प्रश्न आता है, मैं कविता पे कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि मित्रों, कविता बहुत ही गंभीर विषय है। आज में हो रहा है जिस तरह की पैरोडी की नकल करके, या फिर टीवी चैनलों पे कविता की दुर्गति करके प्रस्तुत की जा रही है, वो बाजार है, ना अच्छी बात नहीं है। हम सब का दायित्व है कि कविता के मूल अस्तित्व को बचा के रखें। बहुत ज़रूरी हम कविता के बारे में लोगों को बताएं। कविता आजकल क्या हो रहा है पता है? मैं एक तो वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं, और वीर उनकी रचनाओं का कोई लेना देना रहता है, मैं भी शामिल हूँ। हो सकता है समय के साथ हम भी अपनी रचनाओं के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत वीरतापूर्वक लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ मूल्यांकन की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। आलोचनात्मक मित्रों, चूंकि आज हमारे इस मंच पे मीनाक्षी जी निरंतर, विवेक जी हमारे मंच पे हैं, जो कविताओं की बहुत अच्छी विवेचना करते हैं और उत्कृष्ट कवि के रूप में उनको जाना जाता है। मैं ये समझता हूँ कि कविता आज भी वो सबसे सशक्त माध्यम है जिससे लोक रंजन होता है, और कविता ही वो माध्यम है जो लोक रंजन से लोक मंगल तक की यात्रा करा देती है। तो इस ऐसे सशक्त माध्यम को हम इतना कमजोर कैसे होने दें? इसकी जिम्मेवारी हम पे है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि पाठकों को, श्रोताओं को सार्थक कविता से हम अवगत कराएं। इस बीच अगर किसी का कोई प्रश्न आएगा, सफ़ेद गुलाब वाली कविता तो मेरे सामने नहीं है भाई आशीष जी की डिमांड थी, वो भी प्रेम पे एक अजीब तरह की कविता है, पर मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है। फिर उस दिन 29 तारीख वाले सम्मेलन में सुनाऊंगा। फिलहाल तो कविता पे कुछ बात कर लेते हैं कि कविता लोक रंजन से लोक मंगल तक की यात्रा कराने का सबसे सशक्त माध्यम है। और मित्रों, कविता है क्या? कविता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप प्रतिरोध करें, प्रतिघात करें या फिर प्रतिकार करें। प्रतिरोध, प्रतिकार और प्रतिघात ही कविता नहीं है। कविता का मतलब है परिष्कार, परिमार्जन और परिवर्तन। समाज में कविता ही वो एक ऐसा माध्यम है, वो सबसे सरल और सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है जो समाज को परिष्कृत कर देती है, समाज का परिमार्जन कर देती है और समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाती है। तभी तो रामचरितमानस, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तभी तो हनुमान चालीसा सब काव्य ही तो है। तभी तो नागार्जुन, निराला, दिनकर, पंत, महादेवी, तो वो जो लोक रंजन से लोक मंगल की यात्रा है वो कविता कराती है। और वो तभी कराएगी जब सिर्फ प्रतिरोध के स्वर ना हो, सिर्फ प्रतिकार के स्वर ना हो, सिर्फ प्रतिघात के शब्द ना हो, परिमार्जन के शब्द हो, परिष्कार के शब्द हो, परिवर्तन के शब्द हो। क्योंकि कविता अंततः है क्या? मैं इसके बाद चूँकि 5-7 मिनट बचेगा, कोई अगर प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब दूँ।
क्षणों की वाणी है। जब हमारे मन में कोई विचार परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और जब हम उसको परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, वो परिस्थिति जब आपके अंदर उमड़ घुमड़ कर जितना उसका संगठन है, जितना उसका घनत्व है, जब वो सब इकट्ठा हो जाए और अब आप उसको शब्द के रूप में पिरोना शुरू करें, तब वो एक कविता बनती है। इसलिए परिपक्व क्षणों की वाणी है, परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसलिए पोइट्री को फिनिश्ड मटेरियल कहा गया है। समाज में, साहित्य में, संस्कृति के लिए, किसी भी राष्ट्र के उद्भव के लिए मैंने विश्व परिप्रेक्ष्य को मैंने दुनिया में देखा है। अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, रशिया से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के, विश्व के लगभग सभी कोनों में मैंने यात्रा की है। ऑस्ट्रेलिया 20 से अधिक बार इंग्लैंड की यात्रा की है। और शेक्सपियर का वो जो स्टैनफोर्ड अपॉन वो जो जगह है, मैं नाम भूल गया, इनके नाम बड़े टेढ़े होते हैं, वो क्या कैसे उनकी विरासत को, उनकी थाती को संभाल के वो लोग रखते हैं, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आज साहित्य हाशिए पे चला गया है कि कब हम अपनी संस्कृति, भाषा और साहित्य से कट के सामने। मित्रों, शुभम राय त्रिपाठी मेरे दोस्त जुड़ गए हैं। और मीनाक्षी जी, क्या प्रश्न था आपका? मैं कोशिश करता हूँ उस प्रश्न को पढ़ने का। प्रकाशक, संपादक, साहित्य चीज को अपने मन के अनुरूप के रगों में घुल मिल जाता है और आपकी सांसों के साथ चीज़ों। अगर मैं संपादन को एक बोझ के रूप में लूँगा तो मैं कभी किसी चीज़ को संपादित नहीं कर पाऊँगा। इसको एक पैशन के रूप में लेना होता है, एक शौक के रूप में लेना होता है और एक विद्यार्थी के रूप में लेना होता है। होता क्या है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये सोच लेते हैं कि हम तो बड़े परिपक्व। अंतिम बिंदु सोचा था आते हैं, चाहे वो प्रकाशन के हों, स्थान का बिंदु है, यहीं से फिर शुरू करना है, जीरो से। तो आपकी जो ऊर्जा है वो भी बनी रहेगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहेगा। जब आप उबेंगे नहीं और इन कामों को निष्पादित करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मैं इसको बोझ नहीं समझता हूँ और आपने सही शब्द का प्रयोग किया है, दायित्व है, पर उसको पूरे शौक के साथ करता हूँ, पूरे पैशन। धन्यवाद मीनाक्षी जी। अंशुपाल जी कह रही हैं लोक रंजन से लोक मंगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, कुमारी जी कह रही हैं युवा रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी युवा ही रचनाकार हूँ। मैं कोई मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुई है। विवेक जी तो मुझे अभी कहते हैं कि अभी बहुत तेज़ बोलता है ये, और चूँकि अभी ये जवान है, बहुत यंग है, इसलिए तेज़ी से बोलता है। युवा रचनाकारों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, पढ़िए ज़्यादा, लिखिए कम। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को गहेंगे नहीं, विचारों को बुनेंगे नहीं, तब तक आप बढ़िया लिख नहीं सकते, माफ़ कीजिएगा। आजकल क्या है कि हमारे पास ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। बेशक हम लोकल ना रहे हों, पर ग्लोबल तो तुरंत हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका के दोस्त तुरंत हमें मिल जाते हैं और वाह वाह की झड़ी तो ऐसे लगती है जैसे भाई पहले बड़ा मुश्किल होता था। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की थी तब कोई वाह कहता ही नहीं था, किसी को पकड़ के सुनाना पड़ता था। पर आजकल तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि इससे लोग तुरंत आह और वाह दोनों अपने पास मंगा सकते हैं या संजो सकते हैं या कमा सकते हैं। लेकिन इसके कमाने से आपके साहित्य में स्थायी भाव नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप
ये मेरा खुद का रेशियो यही रहा है कि मैं निरंतर 2 4 5 10 पन्ने में 20 पन्ने रोज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत 10,000 शब्द पढ़ो तो 10 शब्द लिखो, तो निश्चित रूप से आप अच्छा लिखेंगे आशा जी। और आप खुद शिक्षिका हैं और इतने प्रतिष्ठित पटना की मगध महिला कॉलेज में आप पढ़ाती हैं। सत्यपाल जी भी कुछ कह रहे हैं, लोक रंजन कर्तव्य है। बिल्कुल आपने सही कहा। नेटवर्क टूटने के कारण राकेश गंभीर जी, अब नेटवर्क का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बहुत ही अजीज मित्र इंद्रजीत शर्मा अमेरिका से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रवर, आपका आशीर्वाद मुझे मिला और ब्राह्मणों के आशीर्वाद की तो बहुत ज़रूरत होती है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और जब मैं अमेरिका गया था तो इन्होंने बड़े मनोयोग से मुझे अमेरिका की यात्रा कराई। और भाई राजेश जी हमारे राम और रामायण के प्रति आपकी निष्ठा देखने वाली है। अभी नई पुस्तक आपकी आई है रामायण के नाम से, जिसका प्रकाशन हमने किया है। कलेबाजी पर कोई लगाम, देखिए क्या है कि सुशील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम खराब लिखना बंद करेंगे तो लोग खराब सुनना बंद कर देंगे। ये मंचीय कवि अपने थोड़े से नाम के लिए, इनका नाम बड़ा अस्थायी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ा अस्थायी नाम है, क्योंकि मैंने इस देश को देखा है हुल्लड़ मुरादाबादी को भुलाते हुए, मैंने इस देश को देखा है काका हाथरसी को भुलाते हुए, मैंने इस देश को देखा है ऐसे बहुत सारे उम्दा व्यंग्यकारों को भुलाते हुए। आज साहित्य 5,000 लोगों के बीच की चीज रह गई है भारत में। मैं ही वहां पे श्रोता होता हूँ। ये परिस्थिति इसलिए हुई है क्योंकि हम साहित्य में समाहित करते जा रहे हैं और उस आर्ट है उसको आप कविता बिल्कुल ना कहें। और मैं सुशील जी आपसे निवेदन भी करूंगा कि मारवा स्टूडियो के माध्यम से कभी भी इस तरह की कविताओं को आप मंच न दें, उनको आगे लाने का काम ना करें, ताकि ऐसे लोग हतोत्साहित हों और कविता का जो मूल अस्तित्व है, कविता की जो मूल भावना है, परिमार्जन करना, परिवर्तन करना, वो बची रहे। समाज को परिमार्जित जो कविता न कर सके, हास्य और व्यंग का अंतर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हास्य का मतलब होता है जिसमें हंसी के साथ, हास्य के साथ करुणा छुपी है, जो समाज के दर्द को, वो व्यंग है जो आजकल मंचों पे कवि पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं। मैं इस मंच से ऐसी कविताओं का पुरजोर विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे जो मित्र लोग हैं, हमारे जो साहित्य सुधी दोस्त लोग हैं, वो भी इस तरह की कविताओं को और पूरा प्रयत्न करेंगे। मित्रों, कमले बहुत जाने जा रहे हैं वो। भाई कमलेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रूपचंद जी विदेशी की 2-4 देशों की यात्रा के बारे में भी मैं बताऊंगा, 2-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास विस्तार से, मुझे स्मरण शक्ति मेरी बड़ी तेज है। मैं एक एक चीज़ को याद रख सकता हूँ जो मैंने 10 साल पहले देखा है, 15 साल पहले देखा है, उन चीज़ों को भी मैं याद रख लेता हूँ। इन विदेशी बातों पे भी, चूंकि मेरा प्रवासी साहित्य पे ही पीएचडी है, विदेशों की प्रवृत्ति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा भूषा, खान पान और भारतीय समाज का वहाँ पे जो प्रभाव है, उस पर किसी दिन बात करेंगे। रूपचंद करूँगा, और विदेशों में किस तरह से भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति कैसे उनसे प्रभावित है और उनकी संस्कृति कैसे भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है, संस्कृति अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है। इस पे मैं लगातार 3 घंटे बातचीत कर सकता हूँ, संस्कृति एक शब्द पे। पर फिर भी बहुत सारी
भाई आशीष मिश्रा जी का प्रश्न मुझे ठीक से समझ नहीं आया है, चूँकि वो स्क्रॉल करके मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कहाँ चला गया। और सुशील भारती जी ने जो प्रश्न किया था मैंने उसका जवाब दिया है, और मेरे ख्याल से 9:05 हो चुका है। अगर सुशील जी आदेश करें, भाई हमारे पोपली जी भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। राकेश गंभीर जी, आपका बहुत बहुत आभार। कमलेश, यादाश्त अगर ना हो तो फिर काहे का साहित्यकार। अगर आप किसी यात्रा पे गए हैं और संस्मरण को भी कलम और डायरी लेके नहीं चलता हूँ, मैं आने के बाद लिखता हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा तेज आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी, जो संस्मरण लिखने में बहुत ही माहिर हैं, बहुत उत्कृष्ट संस्मरण वो लिखती हैं। चलिए मित्रों, अब मेरे ख्याल से 1 घंटे का समय था और वो मैंने ले लिया है। 2-4 पंक्तियों के साथ अपनी बात मैं चाहूँगा कि धन्यवाद अंशु पाल अमृता जी, आपने समर्थन किया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। 2 पंक्तियाँ, कविता की बात शुरू हुई थी तो कविता से ख़त्म होनी चाहिए कि अपने भीतर जंगल रोप कर आदमी, अपने भीतर जंगल रोप कर आदमी जमीन के ख्वाबों को ढोता है आदमी। अपने भीतर जंगल रोप कर आदमी जमीन के ख्वाबों को ढोता है आदमी। सियासी चेहरे सिर्फ ऊपर देखते हैं, सियासी चेहरे। आशीष भाई, शायद इस पंक्ति में आपके प्रश्न का उत्तर हो कि सियासी चेहरे सिर्फ ऊपर देखते हैं। अरे झुक कर देख लो, नीचे भी है आदमी। अरे झुक कर देख लो, नीचे भी है आदमी। राजा जिंदा है और जिंदा ही रहेगा, बस मर जाता है रोज निर्दोष आदमी, बस मर जाता है रोज निर्दोष आदमी। मित्रों, 4 पंक्तियों से आज की सभा को मैं चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मेरे ख्याल से समय की गरिमा का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। विनय जी आ गए हैं हमारे साथ, विनय जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अनेक मित्रों ने आज मेरा हौसला अफजाई किया है, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। और 4 पंक्तियाँ कह के आज की संध्या का हम लोग संध्या को आज हम विराम देंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सियासत कर लेना, सियासत कर लेना मैंने कब रोका है। आज के परिदृश्य को ध्यान में रखकर 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि सियासत कर लेना मैंने कब रोका है, सियासत कर लेना मैंने कब रोका है। फिलहाल मुल्क की इबादत कर लेते हैं, जितना चाहो तुम फेंक लेना पासे, जितना चाहो तुम फेंक लेना पासे। फिलहाल मुल्क की हिफाजत कर लेते हैं, फिलहाल मुल्क की हिफाजत कर लेते हैं। सियासत कर लेना मैंने कब रोका है, फिलहाल मुल्क की इबादत कर लेते हैं। तो मित्रों, मुल्क की इबादत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता दुनिया में। अगर ये देश है तभी हम सब हैं, तभी ये साहित्य है, तभी ये काव्य धारा है, तभी ये संस्कृति है, भाषा है, तभी ये विवेक गौतम है, तभी मैं हूँ, तभी संदीप मारवा हैं, तभी मीनाक्षी जोशी हैं, अमरदीप गौरव जी हैं, तभी सोने स्तरवे हैं। इसलिए मित्रों, सबसे पहले हमें इस देश की चिंता करनी है, चाहे जितनी मर्जी सियासत हो, पर मुल्क सबसे पहले, देश सबसे पहले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका मारवा स्टूडियो, सुनील भारती जी, संदीप मारवा जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे मित्र विवेक गौतम जी, और आज इस मंच पे जितने लोग लाइव आए, जितने लोग लाइव आकर चले गए, जिन लोगों ने मुझे वेव किया, जिन लोगों ने मुझे हैंडशेक किया, जिन लोगों ने शुभकामनाएं दी, जिन मित्रों ने आशीर्वाद दिया, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।